नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। मैं सौरभ आज के बीच लेके आ गया पार्ट 2, जिसको मैंने कहा था टू बी कंटिन्यू। तो हमारा ये अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी फासीवाद का डेवलपमेंट, ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से हमने आधा चैप्टर कवर किया, आज आधा चैप्टर कवर करके आपका वीडियो क्लियर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम थॉट ऑफ द डे लेते हैं। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस यूनिवर्स में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे बार हमने पीछे कर लिया था डोमेस्टिक पॉलिसी, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था, कारण क्या था फासीवाद के आने का, और फासीवाद अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी कैसे डेवलपमेंट हुई थी। आज हम लोग करेंगे उसके प्रिंसिपल्स क्या है मुसोलिनी के, और उसके फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके डाउनफॉल के क्या कारण, क्योंकि कोई चीज़ राइज होती है उसका डाउनफॉल होता है, चाहे हम किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल्स ऑफ मुसोलिनी और फासिस्ट दल के डेवलपमेंट की क्या प्रिंसिपल थे, मुसोलिनी की विचारधारा के भी क्या थे, सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले शक्तिशाली शासन की स्थापना। हर एक जो भी लीडर खड़ा होगा वो एक शक्तिशाली शासन की स्थापना उस देश में करनी जरूरी होती है। चाहे हम जितने भी रेवोल्यूशन ले लेते हैं, रेवोल्यूशन के बाद या रेवोल्यूशन के दौरान एक शक्तिशाली शासन स्थापित होता है, फिर उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन होता है, फिर वो जीतने के बाद फिर खड़ा करता है। तो वैसे ही होता है कि एक शक्तिशाली शासन की स्थापना होनी बहुत जरूरी है अगर आप अपने देश को विकास की दर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे आज हमारा इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसी तरीके से एक शक्तिशाली शासन की स्थापना आज भी है। और वैसे ही अगर हम इटली को देखें तो इटली में भी उस समय शक्तिशाली शासन की स्थापना हुई थी। आगे हमारा टॉपिक आता है, मतलब अगला पॉइंट आता है हमारा फासीवाद प्रजातंत्र का विरोध। मतलब फासीवाद जो है वो प्रजातंत्र का विरोध करता है। उसका मानना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक का नेतृत्व और एक की विचारधारा, उसमें जनता का कोई मांग नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो प्रजातंत्र का विरोध करता है फासीवाद। अगला हमारा टॉपिक पड़ता है राष्ट्र के लिए संघर्ष के महत्व पर बल देना, कि अगर देश के लिए आप संघर्ष कर रहे हो तो उसको इम्पोर्टेंस देना है, उस पर जोर देना है, क्योंकि देश के लिए अगर आप संघर्ष करोगे तो देश पक्का डेवलप करेगा। मगर उसमें अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, 19-20 करोगे, हेर फेर करोगे, तो उसमें देश डेवलप नहीं करेगा। तो उसके लिए कोई सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होगी, कोई लीडर जिम्मेदार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, उसके लिए वहाँ की जनता जिम्मेदार होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना ये पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। तो उसके बाद मैं आपको ये बात बताता हूँ कि राष्ट्रवाद और समाजवाद के सिद्धांत पर विश्वास। राष्ट्रवाद का क्या है, राष्ट्र के लिए संघर्ष हमें चलता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपना राष्ट्र के लिए संघर्ष जारी रखेंगे तो हमारा राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है उस पर विकास होता रहेगा, उसका निरंतर प्रक्रिया, निरंतर विकास चलता रहेगा। समाजवाद क्या है, समाज के हर तबके से हमें मिलकर रहना चाहिए और हर समाज के तबके को साथ लेके डेवलप करना चाहिए। तो उधर राष्ट्रवाद समाजवाद दोनों को हम लोग साथ लेके अपने देश का विकास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक दल और एक नेता पर विश्वास। वही बात है कि एक राजनीतिक दल होना चाहिए और एक नेता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। वही है कि अहंकार की स्थिति है, और मैं की नाम यहाँ पे आ चुका है कि मुसोलिनी चाहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई ना हो, ठीक है। तो हमारा ये फासीवाद यहाँ पे क्लियर, इसके प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं। हमारा अब अगला पॉइंट आता है फॉरेन पॉलिसी हम करेंगे मुसोलिनी की। तो मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी में हमारा सबसे पहले आता है कि राष्ट्र संघ का विरोधी। मुसोलिनी जो था वो राष्ट्र संघ का विरोधी बन चुका था, क्योंकि बहुत सी जगह जब वो गया वहाँ पे, उसको जब कुछ सागर, एड्रियाटिक सागर का जब उसको नहीं दिया गया तो उसने अल्बानिया पर अटैक करने की योजना बनाई, और माफ कीजिए एथोपिया पे उसने अटैक करने की योजना बनाई, आक्रमण करने की, जिसके कारण राष्ट्र संघ ने काफ़ी विरोध किया। तो उसका विरोध करने के लिए तो पर उसने उनकी कोई परवाह नहीं की, और उसने जो एथोपिया था उस पर आक्रमण करके उसको अपने अंडर कर लिया था। तो जिसके बाद एथोपिया ने इसके ऊपर अपील की कि इसका बायकॉट किया जाए, आर्थिक रूप से भी बायकॉट किया जाए, बाकी सब में भी। पर उसने जो मुसोलिनी थे उसने इनकी कोई परवाह ना की, और अंत में एथोपिया पे अधिकार करके और राष्ट्र संघ के सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, और उसने अपना जो काम करना था वो कर लिया। मतलब अपनी मनमानी करनी थी उसने और कुछ नहीं था, ठीक है। उसको क्या हम लोग देखते हैं कि स्पेन में जो गृह युद्ध चल रहा था उसमें उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर। क्यों? क्योंकि उसने उदार जो दल था उसमें जो फ्रैंको आई थिंक नाम का था कोई, उसकी विचारधारा जो थी वो फासीवाद की विचारधारा थी, और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए एक पॉलिटिकल रीजन ये था कि अगर वो यहाँ पे इनको सपोर्ट करता, फ्रेंस्को को सपोर्ट करता, तो उसको यहाँ पे जो इस देश में
जो हमारा ये जो था स्पेन में, उसकी विचारधारा चलती, फांसीवाद का प्रभाव पड़ता, तो इटली का एक समर्थक देश और बन जाता। तो इसी कारण इटली और जर्मनी की दोस्ती और नज़दीक आने लगी थी धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉर्फू की घटना हुई। कॉर्फू की घटना ठीक है, इन्होंने काफ़ी बात की, नहीं अब बीच में झगड़े चलने लगे थे अपना यूनानियों के बीच, इन सब के बीच झगड़े चलने लगे थे। तो इन सबको करने के लिए, एक झगड़ा शांत करने के लिए एक संगठन बनाया गया, और उस संगठन को एक मुखिया था, 4 सदस्य थे, उनको एक जगह भेजा, उनके यहाँ भेजा गया ताकि वो पूरा वो करके आए, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करके आए, तो उसके बाद हमें रिपोर्ट दे, तो उसके हिसाब से हम ये जो बीच के झगड़ा है उसको ख़त्म करेंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए तो गए, पर वहाँ पे कुछ जो आंदोलनकारी थे, विरोधी थे, जो यूनानी सपोर्टर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको सीधा जो संघ था उसको, मतलब जो एक आयोग गया था उस पर आक्रमण करके उनको मार दिया। और उसमें से जो 3 सदस्य थे वो इटली के थे। तो इटली ने उनको चेतावनी दे दी खुले तौर पे, और उनको एक चेतावनी दी और उनसे जुर्माना वसूल किया का लगभग 5 करोड़ लीरा लिया गया। तो आज लीरा जो है टुडे टर्की का करेंसी है, बट उससे पहले 2002 से पहले इसको काफ़ी इटली और बाकी देशों के करेंसी भी मानी जाती थी। ठीक है, तो करेंसीज पे मैं अपनी बाद में वीडियोस लाऊंगा अच्छे से, हर एक देश की कैसी कैसी करेंसी थी, कैसी कैसी नहीं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है फ्यूम की संधि। फ्यूम की संधि यूगोस्लाविया और इसके साथ मानी जाती है। फ्यूम और यूगोस्लाविया का जो एक लीडर था, और ये अपना मुसोलिनी इटली का, इन दोनों को जो विश्वास दिलाया गया कि हम आपको जीतने के बाद इतना देंगे, तो इनको नहीं दिया गया था। तो इसका विश्वास जीता मुसोलिनी ने, और इसके साथ ही उसने कॉर्फू पे आक्रमण करके उससे मतलब उससे क्या बोलते हैं उसको प्राप्त किया, कॉर्फू को। और उसके बाद कुछ एरिया जो थे वो उसने दे दिए आधा आधा करके, पर बाद में जो अपना ये मुसोलिनी था, इसने यूगोस्लाविया का जो लीडर था उसके साथ मिलके जो फ्यूम वाला हिस्सा था वो अपने पास ही सारा ले लिया था। पहले तो थोड़ा विभाजन करके लिया, बट बाद में सारे अपने अंडर कर लिए थे इसने। ठीक है, उसको हम लोग टिराना की संधि हुई। टिराना की संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि फ्यूम की प्राप्ति के बाद मुसोलिनी का ध्यान टिराना की तरफ गया। टिराना का जो एक राजा था, अल्बानिया जिसे बोला, अल्बानिया का जो राजा था जॉन प्रथम, उसकी दुर्लभ स्थिति थी, उसका फायदा उठाकर क्या क्या मुसोलिनी ने अपना जो उसके नियंत्रण में ले लिया, और उससे राजनीतिक एक संधि साइन हुई टिराना में कि अब तुम्हारी सारी सेना, तुम्हारी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, इटली के प्रभाव में अधीन है, तो तुम लोग बिना किसी हमारी परमिशन के कोई भी अदर पॉलिटिकल संधि नहीं कर सकते अदर कंट्रीज के साथ, ना किसी से लड़ाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ तुम हमारे कहने पे, हमारे एक तरह का जैसे माना जाए गुलाम बन के रह सकते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये बात बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना इसका डाउनफॉल क्या आता है मुसोलिनी का, क्योंकि डाउनफॉल करना बहुत जरूरी है। तो डाउनफॉल के बाद हम लोग देखते हैं कि पहली बात मुसोलिनी की तानाशाही शासन। ठीक है, मुसोलिनी तानाशाही बन चुका था, पैसा और सत्ता उसके सर चढ़ के बोलने लगा था। ठीक है, जिसके कारण उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होने लगी थी। तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने तानाशाही करी और लोगों पे जबरदस्ती अपनी विचारधारा थोप दी, जो कि सबसे बड़ा अधर्म था, सबसे बड़ा मूर्ख बात थी एक राजा के लिए, जो कि एक लीडर बनता है देश का, मगर वो देश के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा बनता है मध्य वर्ग का विरोध। उसने मध्य वर्ग के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा दिए थे, और वहाँ से उनके जितने भी जैसे टैक्स हो जाते थे, महंगाई बढ़ गई थी, मध्यम वर्ग मतलब वो अपना जो जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहा था, उसको समय समय के हिसाब से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना, उस कारण वो इससे असंतुष्ट थे बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा दूसरा था पोप का विरोध। पोप से इसने संधि साइन की, बट इसने उसके साथ भी कहते हुए उसके जो इतने क्लब थे और भी चीज़ें थी उस पर आक्रमण कर लिया, उसको बंद कर दिया। जिस कारण क्या हुआ, बंद करने के बाद जो कैथोलिक मत था उस पर हावी होने लगे, और कैथोलिक मत का जितने भी जैसे मान लो सपोर्टर्स थे, उन्होंने पोप का साथ दिया और इसके अगेंस्ट आंदोलन चालू कर दिया। ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं कि लोगों में आर्थिक असंतुष्टि, ठीक है, लोगों का टैक्स से लोग बहुत परेशान थे, इसने लोगों के बेरोजगारी का बहुत मतलब उसका बेरोजगारी बढ़ा दी, लोगों के लिए काम नहीं था, महंगाई बढ़ती जा रही थी निरंतर, उस पर ये इसकी सरकार भी असफल रही, जिस कारण इसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और अंत में आते आते इसको अपना डाउनफॉल करवाना ही पड़ा।
उसके बाद हम लोग देखते हैं गैर इटालियन जो लोग थे उनको इटली में आने से प्रतिबंध लगा दिया कि वो इटली में नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर एक बंदा आज सरकार बोले कि ये कम्युनिटी के लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो उस कम्युनिटी को वहाँ से उजड़ के जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो उस तरीके से होता है कि हम हर एक चीज़ की स्थिति को समझ के काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा टॉपिक कैसा लगा ये आपको बताना है, और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। अगर कोई कमी बेसी होगी तो ज़रूर बताना। मैं निष्कर्ष ले लेता हूँ कि सत्ता तो हमें मिलती है, मगर सत्ता को किस तरीके से चलाना है उसको सीखने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। तो उस तरीके से अगर हम धैर्य भावना से रखें तो मुझे उम्मीद है कि हम सत्ता को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी लोग का वो काम है, लोग तो बोलते रहेंगे। लोगों ने भगवान रामचंद्र को नहीं छोड़ा है, तो आम जनता को तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो एक मानव हैं, तो उस तरीके से तो निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि एक राजा को अपने फायदे को छोड़ के जनता के फायदे के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकॉन। और उसके बाद मैं आपको अंत में यही बोलूँगा कि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं, जैसा आपने वीडियो में भी देखा होगा, पसीना मेरे को भी आ रहा है। तो गर्मी बहुत हो गई है। अपने घर के बाहर एक छोटे से बाउल में पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए पानी रखें, काफ़ी पुण्य का काम है। पानी रखें और बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एडीएस स्टडी जोन। किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।